जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि हिंदी के 30 क्वेश्चन ही आते हैं। एक गद्यांश या दो गद्यांश दे दिया जाता है, या एक गद्यांश और एक काव्यांश दे दिया जाता है। 15 क्वेश्चन गद्यांश और काव्यांश से पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमें गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम सभी लोग पढ़ेंगे। आप भी पढ़िएगा। गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहा था। पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं। शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। साथ ही वे बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग न चले जाएं, जो शालाओं ने बाल विकास और बाल शिक्षण के निमित्त रेखांकित की हैं। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। गिजू भाई घर में बालक की रुचियों को महत्व देने, उस पर अपनी इच्छाएं आज्ञाएं न थोपने, उसे स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेता बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गिजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। उम्मीद है आप सभी ने गद्यांश पढ़ा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, गिजू भाई ने संपूर्ण चिंतन एवं लेखन के केंद्र में कौन है? शिक्षा नीतिकार, अभिभावक, बच्चे, पाठ्य पुस्तकें। तो गिजू भाई क्या हैं? गिजू भाई इस संपूर्ण चिंतन एवं लेखन के केंद्र में क्या हैं? बच्चे हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिजू भाई के अनुसार माता पिता को उसकी जानकारी होनी जरूरी है। पाठशाला की शिक्षण नीति, पाठशाला का वित्त प्रबंधन, पाठशाला का स्थापना दिवस, पाठशाला की प्रबंधन समिति। किसकी जानकारी आवश्यक होनी चाहिए? कि पाठशाला की शिक्षा की नीति जो है, शिक्षण नीति उनकी क्या है, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व उसके शिक्षण को आवश्यक माना है या माना। क्या माना है? विद्यालय के अधिकारियों का, बालकों के माता पिता का, बालकों के सहपाठियों का या नीतिकारों का।
किसको आवश्यक माना है उन्होंने? बालकों के माता पिता का। किसको? बालकों के माता पिता को आवश्यक माना है। इस गद्यांश में भी आपने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, यह आपको चयन करना है। पाठ्य पुस्तकें, बच्चों के खिलौने, बच्चों की क्रियाशीलता, बच्चों में अनुशासन। तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? बच्चों की क्रियाशीलता। क्या है? बच्चों की क्रियाशीलता जो है बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजुभाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं? कि बच्चों पर पूरी तरह से हावी रहना चाहिए? नहीं। बच्चों को आदेश देते रहना चाहिए? नहीं। बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं था गद्यांश में। बच्चों को स्वयं काम करने देना चाहिए। तो गद्यांश में आपने भी पढ़ा था कि बच्चों को स्वयं काम करने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि गिजुभाई मनोचिकित्सक थे, शिक्षाविद थे, प्रशासनिक अधिकारी थे या प्रधानाध्यापक थे? तो क्या थे गिजुभाई? गिजुभाई क्या थे? शिक्षाविदी थे। क्या कह सकते हैं कि शिक्षाविदी थे गिजुभाई। अगला क्वेश्चन है, क्रियाशीलता में प्रत्यय है। क्रियाशीलता में हमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या है? ता, ला प्लस ता या ई। तो क्रियाशीलता में ता प्रत्यय है। कौन सा? ता प्रत्यय है। और प्रत्यय जो होता है वह किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है। बाल शिक्षण का समास विग्रह है। अब हमें बताना है कि बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा। बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक में शिक्षण या बालक से शिक्षण। तो क्या हो जाएगा? बालक का शिक्षण। क्या हो जाएगा? बालक का शिक्षण हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा? अब हमें इन चारों विकल्पों में ता प्रत्यय लगाना है और लगाने के बाद कोई नया शब्द बनना चाहिए। अब शिक्षण है, शिक्षणता अगर करें तो कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। आनंदता कोई शब्द का बनेगा? नहीं बनेगा। विकासता कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन स्वतंत्रता शब्द बन जाता है, इसलिए स्वतंत्र शब्द में ता लगाएंगे तो सार्थक शब्द प्रत्यय से बन जाएगा। अब आते हैं, अब हमको एक काव्यांश दिया गया है यानी पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो आप भी पढ़िएगा। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं तो तज सकते हैं अपना अन्योचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवा कर अत्याचार। एक अकेले हों या उनके साथ, साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी। यहाँ तक हो चुका है। मैं हूँ उनके साथ खड़ी। जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्धार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है
आतताइयों की शमशीर। तो ये रहा आपका पद्यांश या काव्यांश कह सकते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, अपनी रीढ़ी या अपनी रीढ़ सीधी करने वालों की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है। अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है। दूसरों के सामने शीश झुकाना, सभी से समझौता कर लेना, अन्याय के सामने सिर न झुकाना, सदैव सीधे खड़े रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्याय के सामने सिर न झुकाना। पद्यांश या काव्यांश में भी आया गया था कि सिर न झुकाना, यानी अन्याय के सामने सिर न झुकाना। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ सीधी रखने से क्या अभिप्राय है। दंडवत मुद्रा में पड़े रहना, आत्मसम्मानी होना, या अपने ऊपर गर्व करना, या कभी विश्राम न करना। तो क्या होता है, रीढ़ सीधी रखने से अभिप्राय कि आत्मसम्मानी होना। क्या, आत्मसम्मानी होना। मैं हूँ उनके साथ पंक्ति का भाव है, उन लोगों का साथ निभाना, उन लोगों के साथ कदम ताल करना, या उन लोगों के साथ स्पर्धा करना, उन लोगों के साथ मित्रता करना। राइट आंसर क्या होगा कि मैं हूँ उनके साथ का पंक्ति का भाव कि उन लोगों के साथ निभाना। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते, यह भाव किस पंक्ति में आया है। जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते, यह भाव पंक्ति में आया है। कभी नहीं जो तज सकते हैं, निर्भय होकर घोषित करते, साथ खड़ी हो भारी भीड़, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर। तो किस पंक्ति में आया है, ऑप्शन हमारा डी है। क्या, ऑप्शन डी है कि नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शमशीर का अर्थ क्या है। शमशीर हम किसे कहते हैं, धनुष को, तलवार को, बंदूक को, या बंदूक हो जाएगा, बंदूक को या गुलेल को। किसको कहते हैं शमशीर, तलवार को कहते हैं। किसको, तलवार को कहा जाता है। अगला है, न्यायोचित में संधि विच्छेद है। न्यायोचित में हमें संधि विच्छेद बताना है। न्याय धन उचित, न्यायोधनचित, नया धन योचित, न्याय धन उचित। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि न्याय धन उचित। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से शिक्षण शास्त्र शुरुआत होता है। यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा से संदर्भ में कम अभिज्ञ हैं, तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए। क्या कह रहा है कि यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा से संदर्भ में कम अभिज्ञ हो, यानी कम जानते हों, तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षा का क्या तरीका होना चाहिए। निगमनात्मक, अध्यापक केंद्रित, कंठस्थीकरण का प्रोत्साहन, या अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। तो क्या होना चाहिए कि अंतः केंद्रित और शिक्षार्थित केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी को क्या कहा जाएगा। ध्वनियों के आधार पर बताना है। ध्वन्यात्मक समूहीकरण, कोश विषयक समूहीकरण, व्याकरणिक समूहीकरण, या अर्थ विषयक समूहीकरण। तो
तो क्या कहा जाएगा? ध्वन्यात्मक समूहीकरण कहा जाएगा, क्योंकि ध्वनियों के आधार पर पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण जो हो उसका चयन करना है। उन्हें सस्वर पठन के लिए कहना, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना, या उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सबसे कम क्या है? बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, यानी प्रश्न पूछो, उन्होंने उत्तर दिया, काम खत्म हुआ, ऐसा सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है? पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन हैं। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। तो जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। तो पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना। क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? कौन सी गतिविधि, यानी जिस गतिविधि का चयन करना है जीवन के वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी। श्यामपट्ट से नकल करना, प्रामाणिक सामग्रियों का पठन, समाचार सुनना, प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना। तो क्या चीज़ है जो सहायता नहीं करेगी? वह है श्यामपट्ट से नकल करना। क्या? श्यामपट्ट से नकल करना। अगला क्वेश्चन है, एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारस्परिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से, अतिरिक्त सूचनाएं देकर, साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा कि स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से, अतिरिक्त सूचनाएं देकर, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है। जो लेखन होता है वह विचारणीय रूप से जटिल प्रक्रिया होती है। हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? योजना बनाने के लिए काफ़ी समय लगाना, पाठक के बारे में विचार करना, लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनर्लेखन, और प्रारूप को अंतिम रूप देना। प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप को देखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका चयन करना है। जो क्या लिखा हुआ है? अच्छे लेखन के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत ना हो उसका हमें चयन करना है, जो इस विकल्प में सही उत्तर हो। तो क्या हो? प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन भाषा कौशल है। लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता, पर लेखन में बहुत भलीभांति योजना बनाने की ज़रूरत है। तो क्या सही होगा? लेखन आनंद के लिए है। क्या कथन सही नहीं है, इसका चयन करना था। लेखन आनंद के लिए है, आनंद के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? एक अध्यापक है, उसको लेखन कौशल संबंधी शिक्षण के बारे में योजना बनाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातों से बचना चाहिए। यहाँ पर पूछा है किस बात से, यानी योजना बनाते समय बचना चाहिए किस काम से, उसका विकल्प हमें चयन करना है। ये है होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, व्याख्यान के दौरान टिप्पणियाँ लिखना और उनका सारांशीकरण, कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना, शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। जीमो लिखा हुआ है, जीमो नहीं है, यह क्या लिखा है? नीमो लिखा हुआ है। तो किससे बचना चाहिए? शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेती है। संभवतः यह भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषिक है या द्विभाषिक है। देखिए, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी भी बोल लेती है, तो वो क्या हो जाएगी? बहुभाषिक हो जाएगी। क्या? बहुभाषिक हो जाएगी, यानी कई भाषाओं को वह जानती है या जानता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? प्रामाणिक साहित्य का पठन, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन, द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग या अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीटों पर काम। तो क्या होगा कि प्रामाणिक साहित्य का पठन। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक साहित्य का पठन। ऑप्शन हमारा ए पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाक विकार है। क्या? एक वाक विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रभाव बाधित होता है। हकलाना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण, अफेजिया या डिस्फेजिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हकलाना हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हकलाना हो जाएगा, यानी बार बार दोहराते हैं। तो अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए? सही उच्चारण का प्रदर्शन करके, जिह्वा व होठों की सही दशा का अभ्यास करके, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके,
शिक्षार्थियों को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलती की पहचान हो सके। कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए हमसे पूछा जा रहा है। युक्ति जो हो नहीं करनी चाहिए तो कौन सा है हमारा कि शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं। ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं। भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम, व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, विभिन्न शैलियों में लेखक, सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला क्वेश्चन ही हमारा आज का 30वां क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है। वर्तमान कार्यनीतियों में व्याकरण शुरू करना, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना, शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा, उपचारात्मक अध्ययन का उद्देश्य कि शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण कराना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका सीटेट का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। जितना आप सहयोग करते रहेंगे उतना ही हमें उत्साह मिलता रहेगा, क्योंकि क्लास को जितना अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो उतना मनोबल बढ़ता है। अच्छा लगता है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, नहीं तो थोड़ा मनोबल डाउन होता है। पर फिर भी कोशिश मैं करता रहता हूँ, चाहे आप अधिक से अधिक देखो या कम, लेकिन फिर भी अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या सर जो भी मान सकते हैं मानकर सहयोग करें। कम समय हो क्लास थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।